हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट की क्लास चल रही है और हम लोग सीडीपी स्पेशल को डिस्कस कर रहे हैं। जो मैं सिलेबस लिखवाया हूं आपका सीडीपी स्पेशल का, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? तो भैया जीन पियाजे, महान जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी दोनों इनकी द्वारा जो दो सिद्धांत दिए गए थे, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दोनों को बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझेंगे। आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और सीटेट में हर साल यहां से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जीन पियाजे साहब से। तो पूरे पॉइंट को, पूरे क्लास को अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए, सभी जितने भी टीचर्स होते हैं सब जीन पियाजे को अपने अपने अनुसार पढ़ाते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीन पियाजे को द परफेक्ट स्टडी पर दूसरी बार पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े होंगे, मैं उनको वहां भी जीन पियाजे साहब को पढ़ाया था। और सीटेट के लिए नए तरीके से, नए अंदाज में हम लोग जीन पियाजे साहब को पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक होके, मोटिवेट होके एकदम क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जीन पियाजे के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए, सर ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, इनका दो बात यहाँ पे, एक तो भैया इनका जन्म। ठीक है, सर इनका जन्म कब हुआ था? तो सीधे सीधे आपका जवाब आना चाहिए सर 9 अगस्त को 1896 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1896, 1896 में इनका जन्म हुआ। और भैया इनकी मृत्यु कब हुई? तो 16 सितंबर 1980, 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हुई थी जीन पियाजे साहब को। इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन जानते रहिए। और ये तो यूपी टेट में कभी कभी पूछ भी देता है कि ये जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। लेकिन ये सीटेट में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अब जहां से सीटेट में क्वेश्चन आता है, हम लोग पहले उसकी शुरुआत करते। देखिए, सब लोग क्या करते हैं, जीन पियाजे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इनकी 4 स्टेज को बता देते हैं और नैतिक विकास के अवस्थाओं और स्तर को बता देते हैं, क्लास समाप्त कर देते हैं। नहीं, जीन पियाजे को पढ़ने से पहले उनके द्वारा कुछ दिए गए जो संप्रत्यय हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ शब्द हैं, उनको पढ़ लेना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जीन पियाजे द्वारा जो दिए गए महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अनुकूलन बताया था। ठीक है, एडॉप्टेशन। देखो, अगर हिंदी में नाम अलग अलग हो सकते तो आप अंग्रेजी में नाम याद करोगे तो याद हो जाएगा। एडॉप्टेशन, अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन? तो जीन पियाजे कहते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं भैया, मान लो आप ठंडी के मौसम में रहने वाले प्राणी हो। ठीक है, आप मान लीजिए नॉर्वे वार्वे के देश के रहने वाले हैं, ठंडी में बिल्कुल रहने वाले हैं, और मैं ले जाके आपको साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। अपने आप धीरे 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 अपने व्यवहार में आप परिवर्तन कर लेंगे, यानी अनुकूल कर लेंगे। जो साउथ अफ्रीका का वातावरण है उसके प्रति अनुकूल हो जाएंगे। यही होता है अनुकूलन, यही होता है अडॉप्टेशन। अगर अनुकूलन को समझ गए कि क्या होता है तो एक बार यस करते रहिए कि हाँ, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन होता है। अगर इतना समझ गए अनुकूलन अडॉप्टेशन को, तो बताइए, जैसे मान लीजिए अपने अनुसार, जैसे मैं वही एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप ठंडी प्रदेश के रहने वाले हैं और अचानक आपको गर्मी प्रदेश में ले जाके रख दिया जाए तो क्या होगा? अपने अनुसार आप अपने आप को ढाल लेंगे कि नहीं ढाल लेंगे? कहोगे सर जी ढाल लेंगे। तो यही होता है अनुकूलन, यही होता है अडॉप्टेशन। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने आप को अनुकूलित नहीं करेगा, अपने आप अडॉप्टेशन नहीं करेगा, जीवन में भैया उसका कोई महत्व नहीं है। तो वातावरण के अपने अनुसार ढालना ही एडॉप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। और इसके 2 चरण होते हैं। आइए सबसे पहले इसकी 2 प्रक्रिया, 2 चरण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन। ठीक है, आइए सबसे पहले एसिमिलेशन को समझते हैं, जिसे आत्मसात्करण या फिर समावेशन भी कहते हैं। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे एसिमिलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में याद रखना, एसिमिलेशन। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है समावेशन, एक होता है भैया आपका समायोजन। ठीक है, एक एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एसिमिलेशन क्या होता है, समावेशन क्या होता है। तो ध्यान से समझना, जीन पियाजे साहब कहते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण होता है। अब कहोगे सर जी एग्जाम्पल दीजिए धाकड़ वाला। भैया सुन लीजिए मेरी बात को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही एसिमिलेशन, आत्मसात्करण है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह दूं कि 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, और यहां पे मान लीजिए ये कोई डॉग है। ठीक है, यहां पे ये कोई डॉग है।
ठीक है। अगर मैं आपको बता दिया छोटे से बच्चे हो, आपको ये पता चल गया भैया जिसका 4 पैर है, सर ने बताया था वो डॉग है, और तुरंत आपके सामने एक तो प्यारी सी बिल्ली दिख गई, ठीक है, एक प्यारी सी बिल्ली दिख गई, तो आप क्या कहोगे, अरे भैया उसके भी 4 पैर हैं। तो यानी आप पुराने जानकारी में जो कुत्ता जिसको कह रहे थे, तो बिल्ली को भी आप कुत्ता ही कहने लगेंगे। सीधे सीधे अगर आपके कहीं आपके अगर पूछते असिमिलेशन क्या होता है, तो असिमिलेशन में बच्चे अंतर नहीं कर पाते, समावेशन में बच्चे अंतर नहीं कर पाते। कुत्ता को तो भैया कुत्ता आप जानते हैं, लेकिन अगर साथ में बिल्ली दिख जाए तो वो भी कहेंगे 4 पैर वाला ही है, उन दोनों को एक ही समझेंगे। तो यानी समावेशन में वो अंतर नहीं कर पाते। हाँ, पूर्व विज्ञान की जो जानकारी है कि हाँ 4 पैर वाले जो हैं वो कुत्ते हैं, तो भैया जो बिल्ली दिख गई 4 पैर की, वो भी उनको कुत्ता ही बोलेंगे, या फिर जो बिल्ली है अगर कोई 4 पैर का कुत्ता दिख गया तो उन्हें बिल्ली ही बोलेंगे, यानी अंतर नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनना, कहोगा कोई और एग्जाम्पल दीजिए क्या कुत्ता बिल्ली लगाए हैं। आइए भैया एक एग्जाम्पल और लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए कौवा, और यहाँ पे लीजिए भैया कोयल, यहाँ पे लीजिए कोयल, कोयल, ठीक है। अब आपको पता चल गया, बता दिए बच्चे जो काले होते हैं वो कौवा होते हैं, यानी कौवे काले होते हैं, इतना बता दिए अपने बच्चों को। देखो क्लास में बताए कि बच्चे जो ऊपर उड़ते हैं ब्लैक कलर के होते हैं वो कौवा होते हैं, ठीक है। बच्चा बोला हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जैसे ही बालक ने कोयल देख लिया तो तुरंत वो भी ब्लैक कलर की है, तो कहेंगे कि अरे सर जी ने बताया जो ब्लैक कलर होता है वो कौवा होता है, यानी वो कौवा और कोयल में अंतर नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन काले कलर के नाते, यानी जो इनका कॉमन है काला, काला रंग जो है भैया, जो काला रंग है उसके कारण वो अपने पुरानी जानकारी में, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं। यही तो होता है आपका समावेशन, यही तो होता है आत्मसातकरण, यही होता है असिमिलेशन, ठीक है। चलो अब उम्मीद करते हैं आप समावेशन को समझ गए हैं। देखो जो आपका अनुकूलन होता है, अडॉप्टेशन होता है, ये कहता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने दिया। उसके बाद समावेशन क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण होता है। जैसे कौवा काला होता है और भैया कोयल भी काली होती है, दोनों में अंतर ना कर पाना, लेकिन कौवे को देखकर कोयल को देखकर कौवा ही समझ लेना, ये क्या हुआ, ये समावेशन हो गया। यानी पूर्व के ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, अंतर न कर पाना, ये समावेशन होता है, ये असिमिलेशन होता है। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। जीन पियाजे को देखो कम से कम 3 से 4 किताब का निष्कर्ष निकाल के मैं ये एक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, मन तन धन लगा के देखिए, तब जाके समझ में आएगा। आइए अगले पॉइंट को समझेंगे, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। देखो ध्यान समझना, जीन पियाजे कहते हैं पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। इसमें बच्चे अंतर कर लेते हैं। जैसे आप अभी भैया बोले समावेशन में, आप अभी ऊपर बताए समावेशन में कि सर जी जो मान लीजिए जो कुत्ता है, डॉग है, उसके 4 पैर हैं, ठीक है। जो कुत्ता है सर उसके 4 पैर हैं, ठीक है। और वो भैया ठीक है, तो वो जान गया कि हाँ कुत्ते जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, लेकिन अचानक उसके सामने बिल्ली आ गई, ठीक है। अचानक उसके सामने क्या आ गई, तो बिल्ली आ गई। तो भैया बिल्ली को देख के वो अंतर कर लेगा, किस बेस पे, 4 पैर पे नहीं। जैसे वो बिल्ली, कुत्ता भूखा भौं भौं भौं, बिल्ली कह रही म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तो यानी आवाज के आधार पर, इसके आधार पर, आवाज के आधार पर अगर वो अंतर कर ले जा रहा है तो भैया वो क्या है, समायोजन है। यानी पूर्व के जो ज्ञान की जानकारी है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया। यानी कुत्ते को 4 पैर, बिल्ली की 4 पैर, तो भैया अगर अंतर नहीं कर पा रहा तो समावेशन है, असिमिलेशन है। अगर अंतर कर ले रहा तो वो अकोमोडेशन है, यानी वो आवाज के आधार पर वो अंतर कर ले रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कौवा जो है ब्लैक है, जो भैया कोयल भी ब्लैक है, तो दोनों में अंतर नहीं कर पाता, तो वो क्या है, असिमिलेशन। अगर दोनों को आवाज के आधार पर, कौवा जो काव काव, ठीक है, कोयल भी आवाज सुरीली होती है, तो आवाज के आधार पर अंतर कर लिया, यानी दोनों में अंतर कर लिया, तो वो समायोजन है। अपने जानकारी में परिवर्तन करके खुद के अनुसार तालमेल बैठा लेना, एक तरीके सामंजस्य स्थापित कर लेना ही क्या है, समावेशन है, अकोमोडेशन है। अगर आप अनुकूलन को समझ गए, इनकी दोनों प्रक्रिया को समझ गए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर करिए कि हाँ सर जी हम अनुकूलन समझ गए, अडॉप्टेशन समझ गए। देखिए जीन पियाजे साहब को अगर मैं चाहता ना तो एक मतलब कम से कम 30 मिनट में ही समाप्त कर देता, लेकिन बच्चे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीन पियाजे द्वारा जो शब्द दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को समझिए, फिर इनके जो 4 स्टेज हैं उनको समझेंगे तो इजी हो जाएगा। आइए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझेंगे साम्य धारण।
यानी संतुलन। तो साम्य धारण और संतुलन कह सकते हैं भैया समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया में एक तरीके से दोनों के बीच संतुलन कायम करना ही एक तरीके से संतुलन कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। ये बताइए, अगर बच्चे के जानकारी में अगर विरोधाभास हो गया, बच्चे के जानकारी में विरोधा उत्पन्न हो गया, तो किसके द्वारा संतुलन स्थापित होगा? या तो बच्चे भैया समायोजन के माध्यम से या फिर समावेशन के माध्यम से। कहोगे सर जी मान लीजिए एग्जांपल दीजिए, जैसे बच्चा अगर ये जान गया कि हाँ सर कौवा अलग है, जो कि ब्लैक कलर का कौवा है और ब्लैक कलर की कोयल है, दोनों के मध्य विरोधाभास हो गया कि किसे हम कौवा कहें किसे कोयल कहें, तो आवाज के आधार पर दोनों में अलग अलग डिफरेंट कर लिया, तो ये संतुलन है। यानी इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक तरीके संतुलन कायम करता है। यानी देखो ध्यान समझना, अगर वो अंतर कर ले रहा है या फिर वो समायोजन अपने पूर्व के एक तरीके से पूर्व के जानकारी में अंतर कर ले रहा है या फिर भैया पूर्व के जानकारी में नए जानकारी को जोड़ ले रहा है, इन दोनों प्रक्रिया को में जो संतुलन स्थापित करता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन या फिर संतुलन या फिर साम्य धारण। ठीक है, इन पॉइंटों को जानते रहिएगा। यानी जो साम्य धारण है ये आपके दोनों प्रक्रिया, जो आपका आत्मसातकरण है समायोजन है, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये होता है संतुलन, ये होता है इक्विलिब्रेशन। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को जानने होंगे। अब आता है वस्तु अस्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? अंग्रेजी में नाम जानते रहिएगा, वस्तु अस्थायित्व। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। अच्छा, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? बच्चा भैया अगर दूध पी रहा है, अचानक उसके सामने से मम्मी गायब हो गई, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि बच्चे को पता है मम्मी कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा नन्हा सा प्यारा सा बालक है और उसकी मम्मी भैया 2 घंटे या जितने भी समय हो गया उसको दिखाई नहीं दे रही है, और जैसे ही मम्मी की याद आई वो रोने लगा। यानी उसको पता है कि जो मम्मी नाम का शब्द है वो कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, यानी वो याद करके रोकता है, वो जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसके प्रति वो धारणा बना लेता है, अपने दिमाग में छाप बना लेता है। यही तो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो वस्तु मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए, चलो अब नहीं समझे तो अब समझिए, आइए अब समझिए। यहां देखिए, ये मान लीजिए पालना है, ये मान लीजिए भैया कन्हैया जी का पालना, कृष्ण भगवान का पालना है, और यहाँ पे कोई बालक झूल रहा है झूला, यहाँ पे बालक सोया पड़ा है, और जैसे ही हाथ में उसके झुंझुना है, झुंझुना चारपाई से नीचे गिर गया, बच्चा जोर जोर से रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि उसे पता है भैया झुंझुना कहीं ना कहीं तो है, यानी खिलौना कहीं न कहीं तो है। यानी वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, बच्चे अपने दिमाग में जो भी वस्तु लिए रहते हैं उनके प्रति छाप बना लेते हैं, उनके प्रति वस्तु का प्रतिबिंब बना लेते हैं। यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यही होता है वस्तु अस्थायित्व। एक एक एग्जांपल को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बच्चे, बिल्कुल अपना 100% दे के बता रहा हूं। ठीक, आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। जीववाद क्या होता है? एनिमिज्म क्या होता है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। कहोगे सर जी क्या बता रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चे का पापा है, यहाँ पे बच्चे के पापा है, और यहाँ पे नन्हा सा बच्चा है, और बच्चा खेल रहा है। एक तो भैया मान लीजिए फोर व्हीलर आप दिया है मेला वाला में, और बच्चा खेल रहा है, और जैसे बच्चा लेके इसे पीछे से ढकराते हुए आगे जाएगा, पापा हट जाओ पापा, पापा हट जाइए, ये गाड़ी आ रही है आपको दबा देगी, पापा हट जाइए एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी बच्चा भैया जो खिलौने को सजीव समझ रहा है। और आप एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा हाथ में खिलौना लिया है, या खिलौना जो भी होता है, ठीक है, खिलौना ही लिया है, तो वो क्या होता है, बच्चा हाथ में, मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा कोई बच्चा है, ये हाथ में मान लीजिए कोई खिलौना लिया, ठीक है, और वो आपके मतलब बैटरी वाली है, वो आवाज कर रही है, नहीं चल छैया 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 ऐसी आवाज कर रही है, और अचानक बैटरी नष्ट हो गई। बच्चे जब अचानक बैटरी नष्ट हो गई तो बच्चा खिलौने को उठा के पटक देता है जमीन पे। क्यों पटकता है? क्योंकि उसे पता है कि ये आवाज करना बंद क्यों कर दिया, यानी ये सजीव है, इसको हम मारेंगे पीटेंगे तो फिर से आवाज करने लगेगा। यानी बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, यही जीववाद होता है, यही एनिमिज्म होता है। 2 एग्जांपल बता दिए कि जैसे भैया गाड़ी लेके बच्चे ना दौड़ते रहते, कहते मम्मी हट जाओ गाड़ी दबा देगी, पापा हट जाइए। उसके साथ साथ कोई खिलौना वगैरह है, बच्चे पटक देते हैं, जमीन पे तोड़ देते हैं, तो बच्चे तोड़ते नहीं है, बल्कि बच्चों अगर खराब हो गए तो उसे बनाने का प्रयास करते हैं। यही जीववाद होता है, यही एनिमिज्म होता है। बच्चे सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। उम्मीद करते भैया जीववाद को भी समझ गए होंगे। आइए अहम केंद्रित क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो सब ठीक है।
यानी बच्चा जो कार्य कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है भैया वो सही है, तो वो अहम केंद्रित है। यानी बच्चे के अंदर ईगो नाम की चीज आ गई है। बच्चा कुछ भी कार्य कर रहा है, अगर वो भैया अगर वो उसको ये कि अगर 7 बजे तक 9 बजे तक सोना चाह रहा है, उसे लग रहा है कि सोना ठीक है, 10 बजे तक सो रहा तो लगता सोना ठीक है। यानी उसके अंदर अहम केंद्रित भावना का जागृत हो जाता है। इसे ही कहते हैं भैया अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कार्य कर रहा है वो सब ठीक है, बाकी उसको जो गलत कर रहे हैं वो सब गलत है, तो ये अहम केंद्रित होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ये अहम केंद्रित होता है। उम्मीद करते हैं समझेंगे। जैसे अगर उसके सामने 5 भैया मान लीजिए किसी के घर से अगल बगल से कोई आया नाते रिश्तेदार से, तो आपके घर अगर कोई मिठाई पहुंचा दिया तो उसको लगता है ये सब हमारे मिठाई है, हम घर में किसी को नहीं देंगे। मान लीजिए आप कहीं कहीं त्योहारे में गए, रामदाना लेके आए घर में, तो लगता है उसका रामदाना सब उसी का है, किसी को नहीं देगा। तो ये अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे एक एक पॉइंट को। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते। अविलोमिता क्या होती है? ठीक है, अविलोमिता जिसे अपलटावीपन कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है इसे समझिए। अविलोम्यता, ठीक है, अपलटावी। देखो इस शब्द में कंफ्यूज मत हो जाए, दोनों शब्द एक ही हैं। क्या होता है भैया अपलटावीपन? बच्चा जिस बिंदु से आगे निकल जाता है वापस उस बिंदु पर नहीं लौट पाता है, यही होता है अविलोमिता, यही होता है अपलटावीपन। ठीक है, जैसे जिस बिंदु पे अगर बच्चे को बोल दिया बच्चे कि बच्चे 6 और 5 कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे 11 होता है सर। ठीक है, ये तो बच्चे ने बता दिया हाँ सर 11। लेकिन जैसे ही आप उलट दिए, 6 को आगे कर दिए 5 को पीछे, बोलोगे बच्चे ये क्या होता है, तो बच्चा उसका उत्तर दे ही नहीं पाएगा। यानी बच्चे में तर्क क्षमता है ही नहीं, इसे ही अपलटावीपन कहते हैं। यानी जिस बिंदु से आगे निकल गया, जैसे कह सकते हैं भैया, ध्यान से समझना कि जिस भी बिंदु से आगे निकल गए हैं उस बिंदु पे वापस नहीं लौट पाते, तो यही होता अपलटावीपन, यही होता अविलोमिता। जैसे आप कह दोगे बच्चे 3 और 4 कितना होता है, बच्चे ने बताया सर 7 होता है। लेकिन जैसे पूछ दो कि बच्चे ये बताओ 4 और 3 कितना होता है, बच्चा नहीं बता पाएगा, वो भूल जाएगा। यही होता अपलटावीपन। या फिर उससे ये पूछ दोगे ये बताइए 7 - 3 बच्चे कितना होगा, वो 4 नहीं बता पाएगा। यही होता है अपलटावीपन, यही होता है भैया अविलोमिता। उम्मीद करते इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अविलोमिता क्या होती है? बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं पुनः उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाते, ये होता अपलटावीपन, ये होता अविलोमिता। एग्जाम्पल भी दे दिया, अब उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग सेंट्रेशन को समझते हैं। केंद्रीकरण को क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। कहोगे सर जी कुछ ऐसा समझा दीजिए हमारे दिमाग में बैठ जाए। लो भैया बिल्कुल समझिए, जितने भी भाई बहन है एकदम समझ लीजिए ध्यान लगा के कि क्या होता है केंद्रीकरण। जैसे मान लीजिए है आपका घर है, जैसे ये आपका घर है और यहाँ पे आपकी दुआर है, यहाँ पे आप एक छोटे से बालक को बैठा दिए, कह दिए कि अगर कुत्ता अंदर जा रहा तो जाने मत देना, अगर कुत्ता भैया है जा रहा तो जाने मत देना। बच्चा सिर्फ और सिर्फ कुत्ते पर ही ध्यान देगा। अगर भैया बिल्ली मौसी जा रही हैं उनको बिल्कुल नहीं जाने देगा, उनको जाने देगा कि जाओ जाओ तुम जाओ, लेकिन पापा ने मुझे बोला भैया कुत्ते को रोकना है, बिल्ली को नहीं रोकना। यानी बच्चे भैया सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी एक बिंदु पर ध्यान देते हैं, तो वो होता है केंद्रीकरण, वो होता है सेंट्रेशन। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पापा ने बोला कि बच्चे घर में कुत्ता नहीं जाना चाहिए, तो बालक सिर्फ कुत्ते को नहीं जाने देगा, अगर बिल्ली आ गई तो बिल्ली को जाने देगा। यानी सिर्फ एक पॉइंट पे वो ध्यान देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मग है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक मग है। अगर मैं पूछता हूँ कि बच्चे ये बताओ कि ये क्या है, ठीक है, मान लीजिए ये जग है। अगर मैं पूछूं कि बच्चे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा जग। लेकिन जैसे ही मान लीजिए इसी को मैं गिलास बना दिया, ठीक है, इसी को मान लीजिए मैं जैसे गिलास बना दिया, तो बच्चे से पूछूं ये क्या, बच्चे गिलास नहीं बता पाएंगे। यानी ये आकृति देख के भूल जाएंगे कि पहले वाली आकृति क्या थी। यानी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट पे ध्यान देते। अगर मैंने उन्हें मग बताया हूं तो मग पे ही ध्यान देंगे, उसका जो स्वरूप चेंज किया जा रहा है उस पे ध्यान वो नहीं दे पाएंगे। केंद्रीकरण और अविलोमिता में छोटा सा ही डिफरेंट है। केंद्रीकरण में बच्चे किसी एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं और बाकी किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक विशेषता पे ध्यान देते हैं। और अविलोमिता में बच्चे जिस बिंदु से आगे चले जाते हैं पुनः उस बिंदु पे वापस नहीं आ पाते। उम्मीद करते हैं अविलोमिता और केंद्रीकरण सेंट्रेशन दोनों को समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे।
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आइए ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए अच्छा कहोगे सर जी केंद्रीकरण को कोई और एग्जांपल दे दीजिए। देखिए बच्चे सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए हई पहाड़ी पुस्तक है जो पापा ट्रेन से लेके आते थे, या फिर ना कोई रिश्तेदार वगैरह आ गया ट्रेन से लेके, तो ये पहाड़ी पुस्तक होती है ना, यहाँ पे क लिखा होता है, ख लिखा होता है, ग लिखा होता है, घ अंगना कहते हैं ना, क ख अंगना पोहाई ब चंगा, ऐसे नहीं कहा होते। तो ये क ख अंगा है ना, ऐसे तो बालक को कहोगे सुनो तुम अंगुली रख रख के पढ़ो, तो बालक कहेगा ठीक है पापा अंगुली रख के पढ़ेंगे। लेकिन जैसे बालक क पे अंगुली रख दिया ना, वो कहेगा क, फिर वो ख ग ग, लेकिन उसकी अंगुलियां क पे रहेगी। यानी अगर आप उसे कह दिए कि बच्चे क पे अंगुली रख के पढ़ते हुए आगे जाओ, तो लइकवा खाली क पे ही अंगुली रखेगा, आगे किसी पे अंगुली नहीं रखेगा। तो ये क्या है, ये भैया उसका सेंट्रेशन दिखा रहा है, उसका केंद्रीकरण, यानी जिस बिंदु पे वो ध्यान दे दिया, पढ़ेगा तो सबको लेकिन वो भूल जाएगा कि हम हैं कहाँ, यानी पूरे अक्षरों के बीच केवल एक अक्षर पे ध्यान देगा, तो भैया वो है क, ये है केंद्रीकरण, ये है भैया आपका सेंट्रेशन। और एक एग्जांपल और दे देता हूं अविलोमिता का। जैसे अभी आप बच्चे को भैया दिखा दिए कि बच्चे ये बताओ ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे पापा ये पी है। लेकिन जैसे बना दिए बी, तो बच्चे कहोगे बच्चे ये बताओ ये क्या है, तो बच्चे तुरंत भूल जाएंगे, कहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन पापा अगर ऐसे जैसे मिटा दिए तो ये क्या होगा, नहीं बता पाएंगे। यानी जिस बिंदु से आगे बढ़ गए पुनः उसी बिंदु पे वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो ये अविलोमिता है, ये अपलटावीपन है। और केंद्रीकरण यानी किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर जिस जिस विशेषता पे केंद्रीकरण करने के लिए बोला गया है सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो सेंट्रेशन है, वो केंद्रीकरण है। उम्मीद करते भैया इन पॉइंटों को समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे दो पॉइंट और हम लोग समझेंगे, स्कीम और स्कीमा, ठीक है। स्कीम और स्कीमा को समझेंगे। स्कीम क्या होता है, कहते हैं ना कि अरे भैया वहां बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम आई है, अरे भैया मॉल में चलेंगे स्कीम बड़ी अच्छी अच्छी आई है। यानी ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भैया कोई एक तरीके से कोई सरकार ने स्कीम जारी किया, ठीक है। तो स्कीम होता क्या है, तो किसी कार्य को करने का सही क्रम या पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं बालक का स्कूल के लिए तैयार होना, सबसे पहले बालक सुबह उठेगा, फ्रेश होगा, ब्रश करेगा, उसके बाद नहाएगा, टाई लगाएगा, अपना पीठ पे बैग टांगेगा और फिर भैया और स्कूल चला जाएगा। तो ये एक तरीके से स्कीम है, किसी कार्य को करने का तय। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो जूता मोजा लगा लेगा, फिर ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, फिर बैग टांगेगा, नहीं, ये तो गलत हो गया। सबसे पहले बालक फ्रेश होगा, उसके बाद ब्रश करेगा, नहाएगा, उसके बाद टाई लगेगा, या फिर कोई बालिका है वो भैया पहले पहले फ्रेश होगी, फिर अपना की नहाएगी, उसके बाद ब्रश वगैरह करेंगी। तो यानी एक क्रम होता है, किसी कार्य को अगर करने का कोई क्रम है तो उसे स्कीम कहते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्कीम और स्कीमा में। स्कीम और स्कीमा में जमीन आसमान का अंतर है। स्कीम किसी कार्य को करने का सही क्रम, सही पैटर्न होता है, और स्कीमा एक हमारे भैया मानसिक क्रिया से संबंधित होता है। यानी देखो ध्यान समझना, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाना स्कीमा कहलाता है। या फिर जैसे स्कीमा ये कहलाता है, जैसे हम कह सकते हैं मान लीजिए एक अलमारी है, ठीक है, एक अलमारी है, हमें इसमें अलग अलग कपड़े को अलग अलग जगह रखना है। तो ये स्कीमा अपने दिमाग का प्रयोग करके, यानी पहले से चीजों का प्रयोग करके चीजों को भैया एक तरीके से एक जगह रखना या उनको अलग अलग रखना, उनका प्रयोग करना, जो भी हमारे दिमाग में वस्तुएं हैं वो है स्कीमा। भैया इन पे अच्छे से जानते रहेगा, स्कीम और स्कीमा में अंतर होता है। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से हैं स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना ही स्कीमा कहलाता है। और स्कीम क्या होते हैं, स्कीम्स क्या होते हैं सर, तो ये किसी कार्य को करने का सही क्रम, सही पैटर्न। जैसे अभी मान लीजिए मैं क्या करूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अभी जीन पियाजे की अवस्थाओं को पढ़ा दूं, फिर उनके शब्द को पढ़ाऊं, तो नहीं, एक पैटर्न है कि सबसे पहले जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन कराऊं, फिर जीन पियाजे के जो शब्द दिए गए उनको बताऊं, फिर जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताऊं, फिर नैतिक विकास के सिद्धांत। तो ये क्रम, एक पैटर्न है, ये स्कीम है, ठीक है। और स्कीमा क्या होता है, तो भैया ये हमारे दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती उनका हम प्रयोग करते हैं किसी विषय वस्तु के प्रति धारणा बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना ही स्कीमा कहलाता है। यानी अपने मेंटल प्रोसेस से ये संबंधित होता है। अब जितने भी यहाँ पे 9-10 मैं चीजें आपको बताया हूं, अब हम लोग जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। अब एक तरीके से समझिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ डाले। ओके सर जी कैसे, स्टेज तो बताया नहीं, अभी स्टेज बता देते हैं बच्चे, लेकिन जो मेन पॉइंटें हैं वो सब मैं आपको बता दिया। ये जितने इनके द्वारा दिए गए शब्द हैं इनका मतलब मैं समझा दिया। एक बार सभी लोग यस करिए, फिर हम लोग भैया क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यस करिए, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर आगे बढ़ते। चलिए एक बार आप लोग यस करिए कि हाँ सर अब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर अब हम समझ गए हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए
चलिए एक बार आप यस कर दीजिए। चलिए हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आइए अब हम लोग जीन पियाजे के एक एक स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से। जो उन्होंने 4 अवस्थाओं का भैया एक तरीके से विवेचना की है संज्ञानात्मक विकास की, उसकी बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपना दिमाग बिल्कुल ध्यान लगा के एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, तब ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। महान जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, एक महान साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने क्या बोला था भैया? बोले ये इस सिद्धांत को यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी बालक किस स्टेज में कौन सी क्रियाकलाप करेगा, तो इसीलिए इसे स्टेज ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेज भी कहते हैं, या फिर भैया इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि इस सिद्धांत को यानी जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेज भी इसे कहते हैं। इन पॉइंटों को आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट और सीटेट में यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। आइए अब थोड़ा सा आगे चीजों को समझते हैं। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक तरीके से प्रतिपादन किया अपने 3 बच्चों पे और अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों पर ही संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, यानी उनके मानसिक विकास का एक तरीके से अध्ययन किया कि कैसे कैसे बालक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन से व्यवहार कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, ये बताया आपके जीन पियाजे साहब। ठीक है, चलिए आइए अब जीन पियाजे जी का मानना ऐसा है कि बच्चे जैसे जैसे उनमें जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के प्रति अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे मैं जीववाद बताया, अनुकूलन बताया, अडॉप्टेशन बताया, एक तरीके से एनिमिज्म बताया, ये सारी चीजें। यानी बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते हैं वो किसी वस्तु के प्रति अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक छवि बना लेते हैं। ये कहे जीन पियाजे साहब। इतना इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? और तो भैया विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, इतना जानते रहना। उन्होंने इस सिद्धांत पर किस पर प्रयोग किया? तो अपने ही 3 बच्चों पर और अपने आस पड़ोस के बच्चों पर। उनका मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वस्तुओं के प्रति उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है। और एक बात सभी बच्चे नोट करके लिख लीजिएगा बच्चे, मेरी बात, ये बात कोई नहीं बताता कि जीन पियाजे का जो चारों अवस्थाएं हैं ना, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर बिना पहली स्टेज को पार किए दूसरी स्टेज में नहीं जा सकते, ये कहते हैं जीन पियाजे। बिना दूसरी स्टेज को पार किए तीसरी स्टेज में, बिना तीसरी स्टेज को पार किए चौथी, यानी जो भैया क्रम बाई क्रम स्टेज को पार करना जरूरी होता है, ये जीन पियाजे कहते हैं। आइए जीन पियाजे का थोड़ा सा कोटेशन है, इसको समझ लीजिए। इस कोटेशन को पूछ भी लिया जाता है। क्या कहते हैं, ये परिभाषा क्या देते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अरे ये पॉइंट ना आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं बच्चे ना जो कुछ भी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन यही जब बात आ जाती हमारे प्यारे लेव वाइगोस्की साहब की, लेव वाइगोस्की, देखो लेव वाइगोस्की का जीवन बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, कुछ कारण बस इनकी मृत्यु हो गई। नहीं, इन्होंने भैया साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में और ये प्रचंड तरीके से घमासान मचाते, लेकिन इनकी मृत्यु जल्दी हो गई। तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे ना जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने समाज से एक्वायर करते हैं। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, अगर देखो थोड़ा सा मैं ना अब कहता हूं, थोड़ा जड़ में मैं जाऊंगा, भले जिसको समझ में आए, उम्मीद करते समझेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। यहां पे बात आ जाती, एक शब्द है पियाजे और एक शब्द है आपके वाइगोस्की। ठीक है, ध्यान समझना। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है स्वतः सीखता है, और ये कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखता है समाज से सीखता है। लेकिन पियाजे भी कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो समाज से ही सीखता है। ओके सर जी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता दिए? बच्चे अगर डेप्थ में जाएंगे तब समझेंगे चीज को। पियाजे कहते हैं बच्चा समाज से ही सीखता है, लेकिन इन्होंने लेकिन लगा दिया और बोले कि बच्चा समाज से तो सीखता है लेकिन उसका फिल्ट्रेशन करता है।
उसका एक तरीके से भैया उसमें जो पॉइंटें समझने वाली रहती है उनको फिल्ट्रेशन करके सीखता है। यानी समाज का अनुकरण तो करता है लेकिन समाज की जो बातें सीधे की सीधे अडॉप्ट नहीं कर लेता, उनका फिल्ट्रेशन करता है, स्वयं सीखता है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं बच्चा समाज से जो सीखता है उसका फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करता, वो स्वयं ही सीख लेता है। ये पॉइंट पता है बहुत ही भैया, ये बहुत ही प्रचंड किताब में ये पॉइंट लिखा गया है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। दोनों संज्ञानवादी हैं, दोनों संरचनावादी हैं। एक जो है ये एक जो है भैया वो सामाजिक संबंध पे जोर देते हैं, एक संज्ञानवादी पे जोर देते हैं। संज्ञानवादी पे पियाजे जोर देते हैं और समाजवादी पे एक तरीके से कह सकते हैं जो समाज से बच्चा सीखता है वो उस पे वाइगोस्की जोर देते हैं। दोनों के पॉइंट को समझना। पियाजे कहते हैं बच्चा समाज से तो सीखता है लेकिन तुरंत का तुरंत बतिया अडॉप्ट नहीं कर लेता, उनपे फिल्ट्रेशन करता, फिल्टर लगाता है तब सीखता है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं जो भी बच्चा समाज से अनुकरण करता है तुरंत के तुरंत सीख लेता है। इसीलिए भैया जीन पियाजे कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा एक ज्ञान का निर्माता होता है। जैसे बालक रेलवे स्टेशन पे चला गया ना, पंखा को देखेगा तुरंत पापा वो क्या है, पापा वो क्यों ऐसे से घूम रहा है, पापा वो ट्रेन में इतनी पहिया पहिया क्यों है, पापा ट्रेन इतनी लंबी क्यों है, पापा पापा ये सफेद कपड़ा पहना ब्लैक कलर की जैकेट ये कौन है। यानी वो टीटी को पूछ रहा है। तो आपके पापा अगर अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं तो कहेंगे ठीक है बच्चे ये टीटी है, ये पंखा है, ट्रेन है, इसके पहिया है, इसमें सबको मालगाड़ी लेके जाती है। लेकिन अगर मान लो जो वहीं कोई रूढ़ पापा है तो दो तीन पड़ाका मारेंगे, चुप कुछ नहीं पता, खाली बकबकाता रहता है। यानी उसको भैया बच्चे नन्हे, उनको ज्ञान का निर्माता है, वो कोई भी चीज समाज से ऐसे नहीं अडॉप्ट कर लेंगे, उनका फिल्ट्रेशन करते हैं। यही बात आपके जीन पियाजे कहते हैं। इतना डेप्थ में जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, चीजें कभी ना भूलें आप लोग। ठीक है चलिए आइए, बच्चे भैया नन्हे वैज्ञानिक होते जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, बल्कि अपने सिद्धांत का उन्होंने निर्माण करते हैं। इसीलिए बच्चों को भैया नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए आइए, जीन पियाजे संगठन विकास की 4 अवस्थाएं बताएं, इनका नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था की एज क्या होती, ये अवस्था की एक तरीके से अवधि कितनी होती है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष, यहाँ पे लगभग कहिएगा। ठीक है, हमेशा जब आप बात करिएगा भैया अवस्था की तो आगे लगभग लगा दीजिएगा। इस अवस्था की जो भैया इन्होंने बताया कि उम्र होती है, और लगभग जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक जन्म ले लेता है, उससे 2 वर्ष तक संवेदी पेशी की अवस्था होती है। संवेदी पेशी जीन पियाजे की फर्स्ट स्टेज थी। सभी बच्चे मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। चलिए सभी बच्चे जहां पे भी हैं आप एक बार रिपीट करिए, जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी थी, तो सभी बच्चे रिपीट करो, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे की पहली अवस्था थी। अब उम्मीद करते याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अब ये बताइए, संवेदी पेशी नाम है, यानी ज्ञानेंद्रियों, जहां भी जाएंगे हालीली चीजों को छुएंगे, उनको महसूस करेंगे, यानी वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजों को अडॉप्ट करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये भैया किसमें होता है, यहाँ पे पूछता है कि वह कौन सी अवस्था है जहां बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज है, वो संवेदी पेशी अवस्था है। उसके बाद इसमें वस्तु अस्थायित्व होता है। अब आपके चेहरा पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई होगी कि सर जी वस्तु अस्थायित्व तो पहले में पढ़ा दिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस मम्मी ना भी देखें तब भी मम्मी का अस्थायित्व है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस से बच्चे जोर जोर से चिल्लाएंगे, तो ये एक तरीके से वो मम्मी के प्रति धारणा बना लिए हैं कि मम्मी भले ना दिखाई दे रही हो लेकिन मम्मी कहीं ना कहीं तो है, तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे तो मम्मी आइए जाएंगी। एक तरीके से ये समझ में आपको आइए जाएगा। ठीक है चलिए, संवेदी पेशी समझ गए कि भैया जन्म से लेकर 2 वर्ष इसमें बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएगा कि संवेदी पेशी अवस्था की लगभग अवस्था कितनी होती, अवधि कितनी होती, जन्म से 2 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन, संवेदी पेशी में सेंसरी मोटर में बच्चे किसके माध्यम सीखते हैं, तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में आ जाता है। बच्चे इतना अगर समझ गए संवेदी पेशी को तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर जी समझ गए संवेदी पेशी क्या होता है। ठीक है चलिए, जीन पियाजे साहब को ना एकदम उनके ना एकदम उनको कहते हैं हिला के रख देंगे हम लोग को। जीन पियाजे साहब आज कहोगे कि हाँ भैया अच्छे से पढ़ा दिए बच्चे, बिल्कुल समझा दिए मेरी बातों को। चलिए एकदम जड़ में चल रहे, बिल्कुल नो फालतू बातें, सिर्फ हम लोग टॉपिक पे फोकस करेंगे। ठीक है, द परफेक्ट स्टडी में भैया यही फोकस किया जाता है। आइए अब बात और एक बात और,
मैं तो ये नहीं कहूंगा कि क्लास समझ में आ रही तो तुरंत के तुरंत शेयर करो, नहीं। जब क्लास समझ में लास्ट में एंड हो जाए तो अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां भी आप कहीं पढ़ते बढ़ते हैं वहां पे कॉलेज इस क्लास को जरूर शेयर किया करिए और अच्छे से, ठीक है। और हाँ, आपको नोट्स अगर परफेक्ट स्टडी, देखो क्लास और नोट्स को मिला के पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो 9005587371 8787 पे आपको संपर्क करना है। 9005587371 व्हाट्सएप पे संपर्क करना है और सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई भी करनी, ठीक है बच्चे। चलिए आइए, आप समझ गए कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो हमको पता 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी पेशी अवस्था को समझ गए। आइए अगली अवस्था की बात करते हैं। सेकेंड अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका नाम अलग अलग हो सकता है तो अंग्रेजी में नाम याद करना बेहतर होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया, जीन पियाजे साहब, उनकी सेकंड स्टेज, सेकंड अवस्था क्या थी? तो कहेंगे सर जी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए, यह अवस्था की समय कितना था, अवधि कितनी थी? तो 2 वर्ष से 7 वर्ष इसकी अवधि थी। अब इसमें हम लोग समझेंगे बालक जो होते हैं संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण कर लेते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। और जैसे जैसे ध्यान समझना कि बच्चे जो कुछ भी भैया संकेत है, जो कुछ भी चिन्ह है, उनको अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर लेते हैं, उनका प्रयोग करना पर्याप्त करने लगते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक तरीके से विशेषता है, इसकी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि बालक अगर भैया संकेतों के माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, बालक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चे इसमें जीववाद पर फोकस करते हैं, यानी बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर कर ही नहीं पाता। अब ये बताइए, ध्यान से समझिए, इसको मैं सिद्ध करूंगा। कहोगे सर जी आप कुछ करें, हम क्यों कुछ मान ले? तो आप सिद्ध करिए, मैं सिद्ध कर रहा हूं। एक मान लीजिए 3 वर्ष का बालक है, उसको आप भैया कोई एक गाड़ी का खिलौना दे दीजिए और एक मान लीजिए एक गाड़ी का खिलौना दे दीजिए और एक मान लीजिए रियल में कोई कार दे दीजिए, उनमें वो अंतर कर पाएंगे? देखो दोनों निर्जीव हैं, लेकिन चलने के हिसाब से मैं बता रहा हूं ऑटोमेटिक। ये जो कार है ये तो भैया प्लास्टिक की है, ये नहीं चल पाएगी। कार है, ये चलती है, किसी को दबा भी सकती है। लेकिन बच्चे जो छोटी सी कार है ना, उनमें भी वो अंतर नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे भैया ये इसमें भी जीव है, इसमें भी जान है। जैसे ध्यान समझना, अगर कोई कोई मान लीजिए कोई बालक है, कोई बच्ची है, उसके हाथ में कोई गुड़िया है, आपको लोग क्या करते हैं ना, उसको उसको एक तरीके से परेशान करने के लिए लड़के लड़कियों को उसकी गुड़िया की मूड़ी निकाल लेते हैं या फिर उसकी गुड़िया का हाथ निकाल लेंगे, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है कि एकदम मतलब एकदम वायलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है वो गुड़िया का हाथ निकल गया, उसकी मूड़ी टूट गई, यानी उसका मूड़ी नहीं, उसका गर्दन बोलेंगे, सर सर बोलेंगे, उसका सर जो है वो टूट गया। कुछ बच्चे मूडी समझ नहीं पाएंगे, तो उसका जो गर्दन है ना वो टूट गया। यानी बच्चे जीववाद में विश्वास करते हैं, एनिमिज्म में विश्वास करते हैं, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। तो ये किस स्टेज में करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीववाद बच्चे की किस अवस्था की विशेषता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की। बच्चे इसे समझते रहिएगा खूब अच्छे से इस पॉइंट को, ठीक है। अहम केंद्रता, एगोसेंट्रिक, अभी ऊपर बताया कि बच्चे जो कुछ भी सोचते हैं, सोचते मैं ही हूं, ठीक है, जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। तो ये किस अवस्था में? तो ये भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अविलोमिता, यानी जिस बिंदु से बालक आगे बढ़ गए पुनः उसी बिंदु पे वापस नहीं आ पा रहे हैं, इसे कहते हैं अपलटावीपन, अविलोमिता। यानी बच्चे जिस बिंदु से आगे बढ़ गए पुनः उसी बिंदु पे वापस नहीं आ पा रहे हैं। जैसे मैं अभी बता दिया कि भैया ये बताओ कि मैं अभी मान लीजिए ये कहूं कि बच्चे ये बताओ कि ये क्या लिखा, बच्चे कहेंगे पी। फिर मैं बोलूं कि भैया यहाँ इसको मैं ऐसे बी बी बना दिया, तो बच्चे अब इसमें पी को भुला जाएंगे। कि अगर मैं इन्हें फिर कहूं कि तुम बच्चे पी बना दो, तो बच्चे इसको मिटा नहीं पाएंगे। वो कहेंगे पी तो नष्ट हो गया पापा, या सर पी तो नष्ट हो गया, मम्मी पी नष्ट हो गया। यानी वो बच्चे पी पे पुनः वापस लौट नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये समझते हुए आगे बढ़िएगा कि अविलोमिता, अपलटावीपन किस अवस्था की विशेषता है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में आप लोग बैठा के रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 5 11, लेकिन जैसे आप लोग 5 6 11 होता है, जैसे आप 6 और 5 करेंगे बच्चे भूल जाएंगे। ये अविलोमिता है, अपलटावीपन है। अपलटावीपन आपके दिमाग में होना चाहिए किस अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है, ठीक है। चलिए
आइए, उसके बाद बच्चे जो होते हैं भैया मुद्रा मुद्रा संपत्ति यानी जो भी मनी वगैरह होती है, यानी जो भी रुपए वगैरह होते हैं उनके प्रति कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट में कमी इस अवस्था में होती है। यानी वो ना ही दूरी के बारे में अच्छे से जान पाते, ना ही भार के, ना ही वो ऊंचाई के बारे में, ना ही वो तरीके से मुद्रा के बारे में वो जान नहीं पाते, क्योंकि बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष के बारे में है। कॉमन सी चीज समझिए ना, कहोगे सर जी सिद्ध कर दीजिए, तो बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष में है तो वो क्या अंतर कर पाएगा, ठीक है, क्या वो किसी वस्तु को पलटावीपन ला पाएगा, यानी क्या वो किसी को रिवर्स कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए अविलोमिता, इसे भैया मुद्रा असंप्रत्यय की या फिर दूरी भार की जानकारी इसमें नहीं होती, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए अब देखिए केंद्रीकरण, इसको ऊपर मैंने बताया कि बच्चा किसी पॉइंट पे अगर ध्यान दे दिया है तो सिर्फ उसी पॉइंट पे ध्यान देगा, उस विशेषता को छोड़कर और किसी विशेषता पे ध्यान नहीं देगा। ये केंद्रीकरण होता है, ये सेंट्रेशन होता है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और, जो आपका ये ना ध्यान समझना, जो आपका एक तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको जीन पियाजे साहब ने 2 भागों में बांटा था। एक तब यह प्राक संप्रत्यात्मक और एक उसके बाद था आपका, एक था अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, एक प्राक संप्रत्यात्मक, एक अंतर्दर्शी एक तरीके से अवधि। ठीक है, इन्होंने 2 भागों में इसे बांटा था, तो ये नॉर्मल सी बात है, आप जानते रहिएगा। वरना सिर्फ इतना जानते रहिएगा, जीन पियाजे संगठनात्मक विकास को 4 स्टेज में बताया था। फर्स्ट स्टेज संवेदी पेशी, सभी बच्चे रिपीट करिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, और सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है, तो भैया इसकी अवधि कितना, तो सर 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक इसकी एक तरीके से स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक की। ठीक है, इसमें देखो ध्यान समझना, मूर्त संक्रियात्मक कहने का मतलब है बच्चे, किसमें बच्चे जो उनके सामने दिखा रहा है उनके प्रति चिंतन शुरू कर देते हैं। बच्चों में अपलटावीपन का गुण आ जाता है, बच्चों में जीववाद नष्ट हो जाता है, यानी बच्चे जीव सजीव में अंतर करने पर जीव निर्जीव में अंतर कर लेते हैं। मुद्रा या फिर उसके भार का गुण आ जाता है, यानी उनमें वो अंतर कर लेते हैं। एक तरीके से ये मूर्त संक्रियात्मक की एक तरीके की विशेषता है। यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि अपलटावीपन का गुण किस अवस्था में आ जाता है जीन पियाजे के अनुसार, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 वर्ष से लेके जो 12 वर्ष तक है। देखो इस अवस्था में बच्चे के सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर भैया उनके सामने जो वस्तु है उसी के बारे में वो चिंतन कर पाएगा, जो वस्तु से नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए क्या होता है उसके बारे में चिंतन नहीं कर पाएगा, इसमें वो मूर्त चिंतन करता है। इसलिए भैया इसे क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझेंगे। इसकी अवस्था कितनी होती है, तो 7 वर्ष से लेकर 12 तक। इसमें अपलटावीपन, जीववाद और इस सब का गुण आ जाता है, और इसमें एक तरीके से अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो गई। इन पॉइंटों को अपने दिमाग पे बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आज के लास्ट पॉइंट उसे नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। इसके बाद अब थोड़ा समझिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है। इसे सीधे सीधे कह सकते हैं किसमें बच्चे अमूर्त चिंतन कर लेते हैं, बच्चे मैथ का सवाल वगैरह भी लगा लेते हैं, बच्चे तर्क वितर्क भी कर लेने लगते हैं, बच्चे का संज्ञान सर्वोच्च अवस्था होती है, बच्चे तर्क करने लगते हैं, बच्चे संज्ञानवादी हो जाते हैं, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसकी अवधि कितनी होती है, तो भैया 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, या फिर बाल्यावस्था तक, हम 18 वर्ष तक कह सकते हैं कि ये क्या होती है, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। जब मैं कहता हूं अवधि की बात आती है तो यहाँ पे आप लोग लगभग लगा लिया करिए कि एक तरीके से इस अवस्था की अवधि लगभग 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष, या फिर हम बाल्यावस्था भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ज्यादा जाएंगे तो किशोरावस्था 18 वर्ष हो जाएगी, वरना बाल्यावस्था तक इसको आप लोग समझते रहिए। या फिर बाल्यावस्था कहें, या फिर हम ये कह सकते हैं 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक इस अवस्था की अवधि होती है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। क्वेश्चन बनता है अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू होती है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो है औपचारिक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इतना समझ गए तो एक बार यस करिए। अब हम लोग जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। छोटी सी पॉइंट है, अच्छे से समझते हुए। और नैतिक विकास में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलिए एक बार अगर जीन पियाजे के सिद्धांत को बिल्कुल डीप में समझ गए हैं, एक एक इनके शब्द को समझ गए, तो एक बार यस करिए कि हाँ सर जी हम समझ गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग यस करिए कि हाँ सर जी जीन पियाजे जी को हम समझ गए। ये इन्होंने जो भैया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया उसको सच हम समझ गए।
तो एक बार बच्चे आप लोग यस करिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, जब क्लास समाप्त हो जाए, जो बच्चे बाद में भी देखिएगा, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ सर, जीन पियाजे को हम समझ गए, ठीक है। देखिए, जीन पियाजे को मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, एक बार बीएड में भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे बीएड में किसी कारणवश नहीं भी जुड़ पाए हैं, वैसा पढ़ा रहा हूँ ताकि उनका भी कवर हो जाए। बिल्कुल डेप्थ में जाके मैं चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जैसे ही इसके बाद मैं वाइगोस्की साहब को पढ़ाऊंगा और आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और क्लियर हो जाएगा। चलिए, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के हम नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखिए, जीन पियाजे का पूछा जाता है कि नैतिक विकास से संबंधित कौन सी किताब लिखे थे, तो द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1932 में ये किताब लिखे थे जीन पियाजे। आप सभी के दिमाग में किताब छप जानी चाहिए। महान जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, नैतिक विकास के प्रवर्तक जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को देने वाले जीन पियाजे ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें उन्होंने नैतिक विकास की व्याख्या की है, और उसी व्याख्या को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस व्याख्या में बहुत ज्यादा मतभेद भी रहता है, इनकी अवस्था को लेके, इनके स्तर को लेके बिल्कुल मैं निष्कर्ष निकालते हुए चीजों को बताऊंगा। जीन पियाजे साहब का मानना था कि बच्चे नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम या फिर तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान समझना। बच्चे की जो अवस्था होती है, बच्चे का जो असर होता है, एक स्तर के बाद जाने के बाद ही वो नैतिक उसमें नैतिकता का गुण आएगा। यानी उसमें एक तार्किक क्रम होता है, तार्किक पैटर्न होता है नैतिक विकास में। ये कहते हैं जीन पियाजे, और जीन पियाजे को नैतिक विकास को लेके कोटेशन है, सिद्धांत, या फिर एक तरीके से डिफिनेशन क्या कहते हैं कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व वह स्वस्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें परिवर्तित व परिमार्जित करते हैं। बालक जो भैया नैतिक विकास शुरू में सोचते हैं कि मम्मी पापा ने बनाया, फिर बालक लास्ट में जानते हैं कि नैतिक विकास मम्मी पापा ने नहीं बनाया, ये अपने अनुसार हम इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, इसमें परिमार्जित भी कर सकते हैं। ये कहते हैं जीन पियाजे साहब। अब इनके स्टेज को समझेंगे। जीन पियाजे का नैतिक विकास बड़ा विवादग्रस्त रहा है, यानी विवादों से घिरा रहता है। एक एक स्टेज को समझेंगे, आपका सारा विवाद मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। देखो, जब बात आती है कि नैतिक विकास, जीन पियाजे नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दिए, तो आपका जवाब आना चाहिए सर 4 अवस्थाएं दिए, ठीक है। जीन पियाजे 4 अवस्थाएं दी है। लेकिन जब यहीं पे बात आती है कि जीन पियाजे नैतिक विकास के कितने स्तर बताए, तो इन्हीं अवस्थाओं को आधार बनाते हुए कहीं कहीं किताब में दो स्तर देखने को मिलता है, किसी किताब में 3 स्तर देखने को मिलता है। लेकिन जो आयोग मानता है वो 3 स्तर को मानता है, और जो पढ़ाया जाता है वो 2 स्तर को मान के पढ़ाया जाता है। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे कितना विवाद है, ठीक है। देखिए, जीन पियाजे का नैतिक विकास का अवस्था है, ये हम मुख्यतः जब पढ़ते हैं तो 4 अवस्थाओं में इसे बांट के पढ़ते हैं। लेकिन जब स्तर की बात करते हैं, इसके स्टेज की बात करते हैं बच्चे, अवस्था स्तर में थोड़ा सा अंतर होता है। जब इसमें स्तर की बात करते हैं तो 2 या 3 स्तर की बात करते हैं। आइए मुख्यतः हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी 4 अवस्थाएं कौन होती हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ये प्रतिमानहीनता। अच्छा, यहाँ पे अवस्था की बात है ना, उसकी एज से, तो प्रतिमानहीनता की यानी इसकी अवस्था अब एज कब से कब होती है, तो जन्म से लेके 5 वर्ष। उसके बाद प्रायत्ता यानी दूसरों पे डिपेंड, तो ये 5 से लेके 8 वर्ष। प्रायत्ता यानी एक तरीके से 9 से लेके 13 वर्ष। उसके बाद स्वायत्ता किशोरावस्था, एक तरीके से ऑटोनॉमी एडोलसेंस, ये 13 से लेके 18 वर्ष। इसी स्टेज को यानी इसी अवस्था को आधार बना के जीन पियाजे, देखो जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास काल में नैतिक के 3 स्तर बताए, ठीक है। जो मोरालिटी थी, जो नैतिकता थी, उनके 3 स्तर बताए उन्होंने। सबसे फर्स्ट स्तर कौन से, तो परायत नैतिक की अवस्था, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं पर केंद्रित उन्मुखता, ठीक है। ध्यान समझना, परायत यानी दूसरों पे बालक डिपेंड रहते हैं। उसके बाद नैतिक समानता की अवस्था, मोरल इक्वलिटी, बच्चे ये मानते जो सिद्धांत बन गया वो सबके लिए है। उसके बाद नैतिक समानता की अवस्था, स्टेज ऑफ मोरल भैया की रिलेटिविज्म, ये क्या होता है, ध्यान समझना। इसे स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था कह सकते हैं, या फिर स्वायत्ता उन्मुखता की अवस्था कह सकते हैं, ऑटोनोमस मोरलिटी इसे कह सकते हैं। ये क्या होता है अभी इसको भी मैं समझाऊंगा। यानी
बच्चे अपना सोचते कि भैया कोई भी नियम कोई नहीं बनाया, नियम अपने अनुसार बदलते भी रहते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूं, जो बच्चे नए होंगे उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जो जीन पियाजे थे नैतिक विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो ध्यान समझे, जब व्यक्त में पढ़ेंगे तो 4 अवस्थाओं की बात करेंगे, लेकिन जीन पियाजे ने कितने स्तर बताए थे, तो 3 स्तर बताए थे, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में 2 स्तर देखने को मिलता है। तो अब बात आती है सर एग्जाम में अगर आएगा तो क्या टिक करेंगे, तो जीन पियाजे पूछे जीन पियाजे के द्वारा नैतिक विकास की अवस्थाएं या स्तर कितना था, तो भैया सीधे सीधे कहेंगे 3 स्तर था, क्योंकि आयोग 3 स्तर को ही मानता है। ठीक है, सीबीएसई 3 स्तर को ही मानता है। चलिए आपके समझने के लिए मैं इतना डेप्थ में गया हूं कि इसी के आधार पर, यानी ये जो अवस्थाएं थी इन्हीं के आधार पर भैया 3 अवस्थाएं 3 स्तर बताए जीन पियाजे ने। सबसे पहले परायत्ता को समझते हैं हम लोग, ध्यान समझना। आइए परावस्था को समझते, क्या होता है परायत्ता, क्या होता है भैया हेटेरोनॉमस मोरालिटी क्या होती है। ये तो इसकी अवधि 2 से लेके 8 वर्ष होती है। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है, तो सर 2 से लेके 8 वर्ष होती है। ध्यान से समझना, इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपका भैया परायत नैतिक की अवस्था है इसे नैतिक वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये 2 वर्ष से लेके 8 वर्ष रहता है, और इस अवस्था को ही हम दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये 2 से लेके 8 वर्ष होता है, इसे वास्तविकता की अवस्था कहते हैं या फिर इसे दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इस पॉइंट को समझिए। एक यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे सभी या जितने भी बालक हैं सभी इससे गुजरते हैं। जो आपका एक तरीके से मेरे भाई नैतिकता की प्रथम स्टेज है, बालक कभी भी जन्म लिया उससे उसको होके गुजरना ही गुजरना है, इसीलिए तो इसे वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। परायत्ता यानी ये दूसरों पर डिपेंड रहता है, बालक का जो भी नैतिक विकास है, नैतिक उसका व्यवहार है, तो दूसरों पर डिपेंड रहता है परायत्ता नैतिक में। ठीक है, वास्तविकता नैतिक की अवस्था में इसे समझते रहना। नैतिक विकास पुरस्कार व दंड से प्रभावित होता है। ठीक है, वो नैतिक गुण या फिर नैतिक व्यवहार तभी करेगा जब उसको पता चलेगा कि हमको पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा, तभी वो नैतिक विकास करेगा, उसके अंदर नैतिक डेवलपमेंट होगा या नैतिक गुणों का वो प्रदर्शन करेगा। और ध्यान से समझना, जो आपके भैया थे कोहल वर्ग साहब, कोहल वर्ग थे वो पियाजे से ही इन्फ्लुएंस थे, पियाजे साहब से प्रभावित होकर कोहल वर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जीन पियाजे नैतिक विकास का सिद्धांत दिए, फिर इन्हीं से प्रभावित होके आपके कोहल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। सीटेट में कोई नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं पड़ा था जीन पियाजे का, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इसे समझे रहेंगे तभी आप कोहल वर्ग को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट स्टेज को आप लोग समझिए। नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। अब समझिए वास्तविक नैतिक की अवस्था ये कहती है, यानी फर्स्ट स्टेज ये कहता है कि नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। अभी इस पॉइंट पे आएंगे, एक पॉइंट और समझ लीजिए। बड़ों को नियम का स्रोत के रूप में देखा जाता है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना व उनकी अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। ठीक है, इसमें कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता, आपके इरादे नहीं। आप किसी वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य संपूर्ण होना चाहिए अच्छे गुणों के साथ, यह महत्वपूर्ण होता है इसके फर्स्ट स्टेज में। अब नैतिकता की अवस्था को समझेंगे, उसके पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा इन तीनों को भैया निष्कर्ष लेते हुए कि कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। और उसके बाद नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है फर्स्ट स्टेज में। और भैया बालक ये समझते हैं जो नियम बड़ों ने बना दिया है वो नियम भैया बने ही रहेंगे, वो नियम कभी चेंज नहीं हो सकते, नेवर चेंज रूल। ठीक है, जैसे अगर भैया बच्चे शुरू में पापा ने बता दिया कि बच्चे जीव को मारना पाप है, ठीक है, जीव को मारना पाप है, तो बालक के सामने कोई जीव आ गया, बालक उसे नहीं मारेगा, बालक के सामने चींटी आ गई उसे बचाने का प्रयास करेगा। यही नैतिक विकास का, यानी भैया वो मान लिए कि अच्छा उसमें अच्छाइयां बुराइयां नहीं देखेंगे, वो अंधाधुन यानी आंख बंद करके नियम का पालन कर लेंगे। यही नैतिक विकास की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि परायत्ता क्या होती है। बालक दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरों के सिखाए नैतिक गुणों को अडॉप्ट करके उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं, ये परायत्ता नैतिक की अवस्था होती है। बच्चे खूब अच्छे से इसको आप लोग समझ गए हैं, तो एक बार यस करिए। ठीक है, और इसमें कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादे नहीं। आपको पापा ने बोल दिया कि बच्चे की एक तरीके से बच्चे ये मानिए कि ध्यान समझिए, बच्चे कीड़ा को या फिर सांप को मारना पाप है,
तो कार्य महत्वपूर्ण, आपके सामने सांप आ गया, उसको नहीं मारेंगे, भले आपका इरादा हो कि उसे मार दे, लेकिन उसे नहीं मारेंगे क्योंकि पापा ने मना किया है। ठीक है, जीव को मारना पाप है, पापा ने मना किया, भले ही वो जीव जीव आपके लिए हानिकारक, उसे नहीं मारेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है, उम्मीद करते समझेंगे। उसके बाद नैतिक समानता। ठीक है, ये 9 से लेके 11 या 12 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, 9 से लेके 11 या 12 वर्ष तक इसे माना जाता है नैतिक समानता की अवस्था, मोरल इक्वलिटी की अवस्था। इसे हम लोग पारस्परिक व सहयोग नैतिक काल भी कहते हैं, या फिर सहयोग की अवस्था भी इसे हम लोग कहते हैं, या इसे पारस्परिकता की अवस्था भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझते रहिएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बालक है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई बालक है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो बालक, मान लीजिए एक ग्रुप में 10-12 बालक हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज थी, बालक अगर बैट पकड़ेगा तो वो अपने नियम के अनुसार खेलेगा। अगर वो कोई बताएगा तुम आउट हो, तो जबरदस्ती कहेगा मैं नहीं आउट हूं, नहीं आउट हूं। लेकिन जैसे ही बालक नैतिक अवस्था में आएगा, 9 से लेके 11 अवस्था की एज में आएगा, बालक ये समझेगा कि भैया जो नियम सबके लिए बनाए गए हैं वो नियम मेरे लिए भी हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं मोरल इक्वलिटी का नियम। ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक इस पे बैठ गया। तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, नैतिक समानता की अवस्था को बच्चे। ठीक है, चलिए आइए, छोटा सा इसको समझने वाला बात है, लेकिन कभी कभी जब आप देखेंगे कहीं कहीं एग्जामों में आपको सिर्फ नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं पढ़ने को मिलती हैं, एक परायत्ता और एक स्वायत्ता। ठीक है, एक भैया परायत्ता यानी हेट्रोनोमस, एक आपका होता है कि स्वायत्ता, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, यानी थर्ड आपकी लास्ट स्टेज, इसके बाद क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नैतिक सापेक्षता की अवस्था, या से स्वायत्त नैतिकता की अवस्था कहते हैं, या फिर इसे हम लोग स्वायत्ता उन्मुखता की अवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में याद कर लीजिए, इसे कहते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी। स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी से कहते हैं, इसकी समयावधि जो होती है वो 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। ऐसे हम किसी स्टेज में बांधेंगे नहीं कि 18 वर्ष या 19 वर्ष 20 वर्ष, नहीं, सिर्फ इतना कहिए कि आपकी जो थर्ड स्टेज होती है ये 11-12 वर्ष से प्रारंभ होती है लगभग। ठीक है, और इसका एक की पॉइंट समझिए, पूरे नैतिक विकास को समझ जाएंगे। बच्चे ये कहते हैं कि भैया नियम परिवर्तनशील होता है। आपके देखे तो जब यहां पे था परायत्ता फर्स्ट स्टेज में, तो पापा ने बोला कि भैया जीव को मारना पाप है, लेकिन आप गलती से आर्मी में भर्ती हो गए, और गलती में आर्मी में भर्ती हो गए, यहाँ पे बॉर्डर है, और जैसे ही भैया यहाँ पे जो आतंकवादी हैं, आपके दुश्मन हैं, वो बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे पापा ने मुझे मना किया है, बॉर्डर पे आएगा कोई तो नहीं मारना है, जीव को मारना पाप है। नहीं, आप तुरंत उसको भैया शूट कर देंगे, मार देंगे। यानी तब आपको पता चल गया कि जो आपके नैतिकता है वो परिवर्तित होती भी रहती है। हम अपने अनुसार नैतिकता को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वायत्ता को एक तरीके से कह सकते हैं हेट्रोनोमस में कि नहीं भैया, जो हमारी नैतिकता है वो मम्मी पापा ने निर्धारित कर दिया है, जीव को मारना पाप है। और जैसे ही आप नैतिक स्वायत्ता में आएंगे तो इसमें ये मानेंगे, ऑटोनोमस में आएंगे तो इसे ये मानेंगे कि भैया जीव को मारना पाप नहीं है, बल्कि जीव डिपेंड ये करता है, अगर वो आतंकवादी तो उसको मारना ही मारना है। तो इसमें नैतिकता परिवर्तनशील भी होती है। यह भैया जीन पियाजे की थर्ड स्टेज थी। इसी के साथ भैया जीन पियाजे का हम लोग बिल्कुल ऑपरेशन करके समाप्त कर दिए हैं। अब उम्मीद करते सारी चीज समझ गए होंगे। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से ब्लू कलर लेके आ गया, जिसको समझाने के लिए बिल्कुल दोनों स्टेज को मैं समझाऊंगा। ठीक है, दोनों यानी परायत्ता अवस्था कहते हैं ना, कि अगर कहीं आप पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको 2 स्टेज पढ़ना रहता है, एक आपको परायत्ता और एक आपको भैया यहाँ पे स्वायत्ता। ठीक है, एक परायत्ता और एक स्वायत्ता आपको सिर्फ पढ़ना रहता है, लेकिन मैं आप इसमें 3 स्टेज को जानबूझ के पढ़ाया क्योंकि आयोग 3 स्टेज मानता है। अब एकदम समझ जाएंगे परायत्ता क्या होती है। ध्यान समझना, परायत्ता को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए, जब कोई बच्चा कलम चुरा लेता है, मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा कलम चुरा लिया और बाद में उस सीढ़ी से गिर के घायल हो गया, तो बच्चा यह सोचता है कि भैया ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने चोरी की थी। तो यह परायत्ता यानी वो नैतिकता में बने बनाए नियमों को पालन करता। मम्मी पापा ने बोल दिया कि बच्चा कलम चुराना पाप है, कलम चुराओगे तो आपको दंड मिलेगा, तो बालक वही चीज अपने दिमाग में लेके घर कर जाती, बैठ जाती है। जैसे कलमियां चुराया, गिर गया सीढ़ी से बिछला के या फिसल के, तो कह देगा कि अरे मैं तो कलम इसीलिए गिरा क्योंकि पापा ने बोला था कि कलम चुराना पाप है। तो ये परायत्ता है, ये हेट्रोनोमस है। ठीक है, इस अच्छे समझते रहिएगा। उसके बाद ये आपका स्वायत्ता,
ऑटोनोमस क्या होता है? स्वायत्तता। बच्चा भैया ऐसा नहीं सोचता, अगर वो सीढ़ी से गिर के घायल हो गया तो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कलम चुराया हूं तभी गिरा हूं। बच्चा सोचेगा चलो मैं गिर गया, यानी मेरा ध्यान नहीं था, मेरा पैर फिसल गया इसलिए गिरा हूं। यानी वो नैतिकता को अपने अनुसार चेंज कर लेगा तो वो स्वायत्तता है, और वो मम्मी पापा या फिर अपने अध्यापक के द्वारा बने बनाए नियमों का पालन कर रहा है तो वो परायत्ता है। और जो स्वायत्ता है वो अपने नियमों का खुद पालन करेगा तो वो स्वायत्ता है। अब उम्मीद करते दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार तो रिवीजन कराइए, कराएंगे ही, उसके साथ साथ क्लास अगर समझ में आई है तो अब आपको क्या करना है भैया, ये सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। लगातार सीटेट की क्लास आने वाली है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ। बिल्कुल अमृत क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे, अगर आपको बिल्कुल सीटेट का सिलेक्टेड नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना, 9005587371 पे बच्चे संपर्क करके सीटेट का कंप्लीट नोट्स ले लीजिए। कहते हैं ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको लेके चल रहा हूं, ठीक है। छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है, छोटा सा चैनल है, लेकिन अपना 100% झोंक दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि बिल्कुल आप जड़ में समझिए। और हाँ, जैसे ही वाइगोस्की को पढ़ा लेंगे, जैसे कोहलबर्ग को पढ़ा लेंगे, तीनों को साथ में एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग वाइगोस्की को समझेंगे, फिर कोहलबर्ग को समझेंगे, फिर तीनों से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को कर लेंगे, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के क्लास में हम लोग जीन पियाजे साहब को पढ़े हैं। जीन पियाजे साहब नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिए, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड दिए थे, किताब लिखे थे 1932 के आसपास। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था। नैतिक विकास की अवस्थाओं को इन्होंने मुख्यतः 3 भागों में बांटा था, जो भैया आयोग मानता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को समझोगे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं सभी चीजों को कवर करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी लोग जहां भी रहिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल डेडिकेट होकर बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और द परफेक्ट टीचर को अपने फ्रेंड सर्कल में तो जरूर शेयर किया करिए और लाइक वाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी क्लास, अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।